हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस नाउ। दोस्तों, हम लोग घटना चक्र दृष्टि 2024 को कवर कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य का एक वीडियो कवर कर चुके हैं। ये दूसरा पार्ट है। तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब उसी के आगे हम लोग फॉलोअप करते हैं जितना हम लोग पढ़ चुके हैं। जो भी फ्रेंड्स हमारे पहली बार चैनल पर आए हैं, ज़रूर टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाएं, जहाँ पे प्री एग्ज़ाम आ रहे हैं, एग्ज़ाम आ रहे हैं, उनके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डाटा ग्रुप पे शेयर किए जाते हैं। ठीक है। और ये हमारा जो वीडियो होगा ये 10 से 12 पार्ट में ये घटना चक्र दृष्टि को कवर करने का प्लान है। उस हिसाब से वीडियो बनाया जा रहा है। इसका मैंने पिछले वीडियो में भी एक चीज़ बताया था कि अगर आप इसको मैक्सिमम ऑप्टिमम यूज़ करना चाहते हैं इस वीडियो का, तो आप ये काम कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के बाद एक बार बुक से रिवीजन ज़रूर कर लें, जिससे कि आपका 2 टाइम हो जाएगा रेगुलर, मतलब एग्जैक्ट एक ही समय में 2 बार आपका बुक ये रीडिंग हो जाएगा। और आपको एग्ज़ाम हॉल में मेमोराइज रखने के लिए कुछ फैक्ट्स को कम से कम 3 बार आपका पढ़ना ज़रूरी है, तभी आपको एग्ज़ाम हॉल में याद रहेगा, नहीं तो कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी रहेगी। इससे बचने के लिए आप क्या करेंगे, आप वीडियो देखेंगे, इसके बाद जितना टॉपिक आपने वीडियो में देखा उसको जाके बुक में फिर से रिवाइज करेंगे अपने हिसाब से। उसमें फैक्ट्स को अंडरलाइन करेंगे, नोट करेंगे, या जो भी करना होगा। ठीक है, शॉर्ट नोट बनाए, जो भी करना होगा आप करेंगे अपने हिसाब से। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को। आर्टिकल 360 पे केस हुआ था, उस पर ऐतिहासिक निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है और इसको माना है कि ये विधि सम्मत है, संविधान के प्रावधानों के अनुरूप है इसको हटाया जाना। ठीक है, अस्थायी माना था उस प्रावधान को 370 को, और अनुच्छेद 35A को माना कि इसी से उपजा हुआ है। और यह वर्ष 1954 में राष्ट्रीय कानून सिफारिश पर राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से आया था, इसलिए इसके हटाए जाने का कोई समस्या नहीं है। मोटा मोटी इस पूरे आर्टिकल में ये दिया हुआ है। इसमें फैक्ट्स एग्जाम के लिए देख लेते हैं हम लोग क्या क्या है। सर्वोच्च न्यायालय के 5-0 यानी कि सर्वसम्मति से ये फैसला दिया गया है। इसको 370 को और 35A को निरस्त करने का निर्णय को वैध ठहराया गया। ठीक है, संविधान पीठ में कौन कौन थे, तो जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस SK कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत शामिल थे। अब यहाँ पे एक जीएस का फैक्ट आता है। जीएस का क्वेश्चन उठाना होगा इस टॉपिक से। तो जीएस का टॉपिक में क्वेश्चन क्या उठाएगा कि संवैधानिक मामलों पर कोई बेंच बैठती है तो उसमें कितने जजेस का होना महत्वपूर्ण होता है, मतलब मिनिमम जज होने चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, 5 संविधान पीठ जो बैठती है उसमें 5 जजेस मिनिमम होते हैं। ठीक है, और अभी तक सबसे बड़ा कोई बेंच रहा है तो वो रहा है केशवानंद भारती। भारती केस ये 1973 का केस था। इसमें 13 जजेस की बेंच थी। ये अब तक का सबसे बड़ा बेंच रहा है। तो संवैधानिक पीठ के संवैधानिक मामलों में जो पीठ बैठती है उसमें कम से कम 5 जजेज अवश्य होते हैं। संविधान पीठ का मतलब कि ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो देखिए, ये सारे चीज़ें फैक्ट्स जो है जीएस के क्वेश्चन जो आते हैं ये करंट बेस्ड ही होते हैं। लोगों को पता नहीं चल पाता कि ये क्वेश्चन कैसे रैंडम आते रहते हैं। तो देखिए, कुछ गेस करना तरीका होता है कि इसमें आप करंट से अगर जोड़ के कुछ पढ़ते रहते हैं तो आप उसको एक तरह से गेस कर पाएंगे कि किस टॉपिक से क्वेश्चन बनने की संभावना, अगर करंट से जुड़ा हो कुछ मामला हो तो आप देख सकते हैं। तो एक तरीका ये भी है। तो मैं ये जो भी चीज़ है मैं बताता चलूँगा, और इन सब चीज़ों का एक मैं लिस्ट भी बना रहा हूँ, जो कि ये सारा वीडियो जो करंट अफेयर्स का ख़त्म हो जाएगा घटना चक्र का, तो ये मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में। आप उससे देखिए, कुछ ना कुछ क्वेश्चन बढ़िया जीएस के फंसेंगे, क्योंकि उसी आधार पे बनते हैं। यूपी पीसीएस के भी एग्ज़ाम आ रहे हैं, यूपीएससी भी आ रहा है, आरओ आप लोग दे रहे हैं। इन सब में कुछ न कुछ क्वेश्चन इन सारे टॉपिक्स से आएंगे, करंट से जुड़े हुए जीएस के फैक्ट्स, जीएस के जो भी टॉपिक होंगे। ठीक है,
इसमें आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये 5 जजेस की बेंच थी। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार 5 अगस्त 2019 को हुआ निर्णय संवैधानिक एकीकरण को बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया था, न कि इसका उद्देश्य विघटन था। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी धारित किया कि 370 एक अस्थायी उपबंध था। यह अनुच्छेद का एक संक्रमणकालीन ट्रांजिशनल उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। मतलब इसकी अस्थायी चीज़ नहीं था जो हमेशा परमानेंट बना रहे। ये ट्रांजिशनल पीरियड में जब आज़ाद हुआ देश तो उस समय ये लगाया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 370 हटाने के वैध ठहराते हुए धारित किया कि जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा अनुपस्थिति में राष्ट्रपति जम्मू और कश्मीर के संदर्भ में आदेश जारी कर सकता है। जो जो प्रक्रिया चली थी उन सारे चीज़ों को दिया है। इसमें फ्री के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज़ ये बस ध्यान रख सकते हैं कि न्यायालय ने केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे बहाल के लिए 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया है। ठीक है। इसी परिप्रेक्ष्य में देख लेते हैं जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 एवं जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 को भी लाया गया है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या चीज़ हैं। पारित विधेयक में वर्ष 2019 के पुनर्गठन अधिनियम के इसमें आने देखिए संभावना कम है, मैं बता दे रहा हूँ फिर भी। संशोधन प्रस्तावित करता है। इस संशोधन के अंतर्गत कश्मीरी प्रवासियों में से अधिकतम 2 सदस्यों को विधानसभा में नामित करने का प्रावधान। इसमें एक महिला सदस्य होगी। इस विधेयक में जम्मू और कश्मीर विधानसभा में सीटों की संख्या 114 कर दी गई बढ़ा के। ठीक है। इन सदस्यों में से 7 सीटें अनुसूचित जाति के, 9 अनुसूचित जनजाति की होंगी। जम्मू कश्मीर की विधानसभा के वास्तविक सीटें 83 से 90 करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है। पाकिस्तान वाले कब्जे वाले कश्मीर के लिए 24 सीटें आरक्षित की गई हैं। बहुत बेसिक सा फैक्ट्स है, इसको पूछने की संभावना न के बराबर मुझे प्रतीत होता है। इस विधेयक में जहां तक संभव हो सके जम्मू और कश्मीर विधानसभा में सभी निर्वाचित सीटों में से महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। अनुसूचित जनजातियों सीटों के लिए भी यह आरक्षित सीटों पर लागू होगा, यह महिला आरक्षण, जैसा कि महिला आरक्षण बिल में भी था। ठीक है। इस विधेयक के प्रावधान विधेयक के कानून बनने के बाद संचालित होने में जनगणना के बाद लागू होंगे। अब देखते हैं मेरा युवा भारत। 75वीं वर्षगांठ पे जो आज़ाद स्वतंत्रता का 75वीं वर्षगांठ से लेकर 100वीं वर्षगांठ तक 25 वर्षीय अवधि को अमृतकाल की संज्ञा दी गई है। ठीक है। देश 2047 तक अमृत भारत का निर्माण करने के लिए परिवर्तनकारी विकास यात्रा पर आगे बढ़ रहा है। इसीलिए विजन 2047 को साकार करने के लिए एक ऐसे फ्रेमवर्क की आवश्यकता होगी जो ग्रामीण युवाओं, शहरी युवाओं, ग्रामीण शहरी युवाओं को एक मंच पर ला सके। इसी परिप्रेक्ष्य में केंद्र सरकार ने स्वायत्त शासी निकाय ऑटोनोमस बॉडी नामतः मेरा युवा भारत माई भारत के रूप में एक व्यापक सक्षम तंत्र की स्थापना करने का निर्णय लिया है। देश के युवाओं के लिए मेरा भारत मंच का शुभारंभ किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में। ठीक है। कब किया? 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर। मेरा भारत युवा भारत कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा स्थापित एक स्वायत्त निकाय है। यह युवा विकास एवं युवा नेतृत्व करने वाले विकास के लिए प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित एक व्यापक संस्थागत इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म प्रदान करता है। इस मंच के माध्यम से युवा अपनी आकांक्षाओं को साकार कर सकेंगे, विकसित भारत के निर्माण में योगदान दे सकेंगे। मेरा युवा भारत मंच राष्ट्रीय युवा नीति में दी गई युवा शब्द की परिभाषा के अनुरूप ये इसमें इम्पॉर्टेंट बस है। 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग को युवाओं के रूप में परिभाषित करता है ये।
ठीक है। किशोरों के लिए बनाए गए कार्यक्रम घटकों में मामलों में लाभार्थी 10 से 19 वर्ष के आयु वर्ग के होंगे। मेरा युवा भारत है कि फिजिटल यानी फिजिकल और डिजिटल दोनों संदर्भों में काम करेगा। भौतिक गतिविधि के साथ ही डिजिटल रूप से जुड़ने का भी अवसर प्रदान करेगा। ये युवाओं को मात्र निष्क्रिय पैसिव रिसिपिएंट के बजाय सक्रिय संचालक एक्टिव ड्राइवर बनाने के लिए कार्य करेगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव का समापन भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर शुरू किया गया था। आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 सप्ताहों का ये पूरा कार्यक्रम था। इसी दौरान 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाने के लिए घोषणा की गई। इसी अवधि में प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह की शहादत को याद करते हुए वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान प्रतिवर्ष 14 अगस्त को विभाजित विभीषिका स्मृति दिवस पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे के रूप में मनाने की घोषणा की गई। 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस नेशनल यूनिटी डे के अवसर पर नई दिल्ली स्थित कर्तव्य पर मेरा माटी मेरा देश अभियान का अमृत कलश यात्रा का समापन समारोह में भाग लिया। अमृत महोत्सव की आधिकारिक शुरुआत हुई थी 12 मार्च 2021 को। आज़ादी के अमृत महोत्सव में उत्कृष्ट योगदान प्रदर्शन करने के लिए 3 राज्यों को अवार्ड दिया गया, सम्मानित किया गया। इसमें जम्मू कश्मीर, दूसरे पे गुजरात, तीसरे पे हरियाणा और राजस्थान संयुक्त रूप से थे। आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 3 मंत्रालय कौन थे? केंद्रीय विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। 31 अक्टूबर को नई दिल्ली में स्थित कर्तव्य पथ अमृत महोत्सव स्मारक का शिलान्यास पीएम मोदी द्वारा किया गया। मेरा माटी मेरा देश देख लेते हैं क्या था ये। यह एक देशव्यापी लोकाभिमुख अभियान जिससे भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। यह आज़ादी के अमृत महोत्सव का समापन कार्यक्रम, जब 75 हफ्ते चले थे उसका ये समापन कार्यक्रम था। यह अभियान 9 अगस्त से 31 अक्टूबर 2023 तक केंद्रीय युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। यह अभियान उन वीरों वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि स्वरूप आयोजित किया गया था जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया हुआ है। इस अभियान का टैगलाइन क्या था? मिट्टी को नमन, वीरों को वंदन। ये ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगला टॉपिक है नमो भारत ट्रेन, भारत की पहली रैपिड रेल सेवा। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ये लाया गया है कि जो मेट्रो से थोड़ा तेज गति से चले कर, लेकिन दूरी इनकी थोड़ी सी ज़्यादा होगी, ऐसे शहरों को कनेक्ट करने के लिए लाया गया है। आरआरटीएस मेट्रो से भिन्न है क्योंकि अपेक्षाकृत लंबी दूरी तक यात्रा करने वाली यात्रियों के लिए विकसित की गई है। ठीक है, ये एनसीआर के से महत्वपूर्ण शहरों को जो उसके सैटेलाइट सिटीज़ हैं उनको जोड़ने का काम करता है। एनसीआर के आसपास के जगहों को देख लेते हैं। इसमें 8 आरआरटीएस गलियारे हैं। इसके कौन कौन से गलियारे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं हैं। इसमें इस समय जो कार्य हुआ है, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ गलियारे पे प्राथमिक खंड के रूप में प्रायोरिटी सेक्शन के रूप में उद्घाटन किया गया है। इस पहली रैपिड रेल सेवा को नमो भारत ट्रेन के द्वारा जाना जाएगा, नामकरण किया हुआ है। साहिबाबाद से दुहाई डिपो को जोड़ने वाली नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर
हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इसी के साथ भारत में क्षेत्रीय त्वरित परिवहन प्रणाली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का शुभारंभ हो गया है। ये जो जिस पे हुआ है उसकी लंबाई 82.15 दिल्ली गाजियाबाद मेरठ गलियारा जो है इसकी है। इसकी डिज़ाइन स्पीड जो है 180 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन ऑपरेशनल स्पीड 160 होगी और एवरेज स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर होगी। अब आते हैं यहाँ पे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। गांगेय डॉल्फिन उत्तर प्रदेश का जलीय जीव, इसके बारे में जान लेते हैं। ये मीठे पानी में पाई जाने वाली 4 प्रजातियों में से एक है। ये ज़्यादातर जान लीजिए गंगा और उसकी सहायक नदियों में और ब्रह्मपुत्र और सहायक नदियों में ज़्यादातर ये पाई जाती हैं, गंगेटिक डॉल्फिन। इसके अलावा 3 जो अन्य प्रजाति, ये भारत की प्रजाति मैंने बताई है, 3 अन्य जो प्रजाति हैं, यांगत्से नदी चीन में जिसका नाम है बैजी, सिंधु नदी में पाई जाने वाली भूलन, ठीक है, अमेजन नदी में पाई जाने वाली बोटो हैं। तो देखिए कौन कौन से रीजनल में हो गए, सिंधु नदी तंत्र में हो गया, गंगा में हो गया और ब्रह्मपुत्र में। ये 3 जगहों पे भारत में गंगेटिक डॉल्फिन का पाई जाती हैं। गंगा नदी डॉल्फिन को प्रायः टाइगर ऑफ द गंगा कहा जाता है, और जो चीन में मिलती हैं डॉल्फिन मिलती हैं उसको 2006 में उसको विलुप्त घोषित कर दिया गया है, और जो भारत में मिलती है उसका नाम, उसको कहा जाता है टाइगर ऑफ द गंगा। ठीक है, खास बात ये है कि ये ब्लाइंड होते हैं, ठीक है, और ये इको लोकेशनल प्रतिध्वनि के द्वारा अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगे छोड़ती हैं, उसी के द्वारा ये अपने सामने के शिकार वस्तुओं को आवाज़ रिफ्लेक्ट होता है, परावर्तित होता है, उससे ये भांप लेती हैं कौन सी चीज़ें हैं आगे। अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार के वन विभाग द्वारा गंगेटिक डॉल्फिन को प्रदेश का जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, यहाँ से शुरू होता है। पूर्व केंद्र सरकार द्वारा 2010 में, मई 2010 में इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। ठीक है, इसके अलावा वर्ष 2008 में गंगा नदी डॉल्फिन को असम राज्य द्वारा राज्य का जलीय पशु घोषित किया गया है, स्टेट एक्वेटिक एनिमल। पंजाब द्वारा सिंधु नदी की डॉल्फिन को राज्य का जलीय पशु घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश की, अच्छा इसमें एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश के राज्य मछली स्टेट फिश क्या है, चितला, इंडियन फेदरबैक, ठीक है, जबकि देसी मांगुर बिहार का राज्य मछली है। IUCN की रेड लिस्ट में गंगेटिक डॉल्फिन को इंडेंजर्ड यानी संकटग्रस्त श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, और यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के द्वारा सूचीबद्ध अनुसूची 1 में। इसके अलावा साइट्स जो है, जो कि कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा कि इसके भी अपेंडिक्स 1 में सूचीबद्ध है। ये क्या करता है, ये अवैध रूप से जो कारोबार होता है वाइल्ड फौना फ्लोरा जंतुओं वनस्पतियों का, उसको रोकती है, निगरानी करती है उस पर। ठीक है, घोल मछली गुजरात की राज्य मछली का दर्जा दिया गया है, ब्लैक स्पॉटेड क्रॉकर। इसको गोल्ड फिश भी कहा जाता है। आर्थिक मूल्य और विशिष्टता कारण राज्य मछली का इसको दर्जा दिया गया है, घोल मछली को, गुजरात में। इसके अलावा गंगेटिक डॉल्फिन को देख लीजिए। गंगा किनारे गंगा नदी डॉल्फिन के महत्वपूर्ण आवासों के संरक्षित क्षेत्रों के रूप में सूचित किया गया है, जैसे विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य अभी खुला है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के भागलपुर जिले में
स्थित है। भारतवर्ष में प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नदी और समुद्री दोनों डॉल्फिनों के संरक्षण के लिए, ध्यान रखिए, नदी और समुद्री दोनों डॉल्फिनों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा की गई थी। आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल, ये बहुत खास इंपॉर्टेंट नहीं है। केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा नई दिल्ली में आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल का अग्नि आयुर्वेदा ज्ञान नैपुण्य इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया। इस पहल को आयुर्वेद के क्षेत्र में संलग्न चिकित्सकों के लिए लॉन्च किया गया है। ध्यान रखिए, आयुर्वेद से संलग्न चिकित्सकों के लिए है ये। इसके तहत चिकित्सकों द्वारा आयुर्वेद के क्षेत्र में इनोवेशन को बढ़ावा, नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा। उद्देश्य क्या क्या है इसके? चिकित्सकों को अपने नवाचारी अभ्यासों और रोगों से जुड़ी हुई विभिन्न स्थितियों में उनके अनुभवों की जानकारी को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। और यह पहल आयुर्वेद चिकित्सकों के बीच साक्ष्य आधारित आयुर्वेद चिकित्सा की जानकारी देने की संस्कृति को बढ़ावा देगी। भारतीय भेषज संहिता आयोग इंडियन फार्माकोपोइया को केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से भारतीय भेषज संहिता आयोग, इंडियन फार्माकोपोइया कमीशन, अगर मैं सही प्रोनाउंसिएशन कर पा रहा हूँ तो, अगर गड़बड़ होगा तो माफ़ करिएगा, समझ लीजिएगा, प्रकाशित किया जाता है। भारतीय भेषज संहिता असल में ये भारत में निर्मित होने वाली जो दवाएं हैं उनके विपणन और निर्माण स्टैंडर्ड को ये मान्यता आधिकारिक पुस्तक के रूप में मान्यता प्राप्त है इसको, ठीक है। और ये अब जाके जो पीडीजी है, पीडीजी यानी कि फार्माकोपियल वार्ता समूह, फार्माकोपियल कहते हैं उनको, कोपियल वार्ता समूह, फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप के में शामिल अब हुआ है, जो कि हैदराबाद में संपन्न हुआ है वार्षिक बैठक। इसमें खास बात यह है कि जो पीडीजी का पहला बैठक हो जो अमेरिका, यूरोप और जापान के बाहर आयोजित किया गया है, हैदराबाद में हुआ है ये आयोजन अक्टूबर 2023 में। साथ ही ये वर्ष 2019 के प्रतिभागियों के व्यक्तिगत उपस्थिति वाली प्रथम बैठक थी। इस मतलब कि कोविड के बाद इसमें कोई प्रतिभाग वर्चुअली ही हो रहा होगा, ये वास्तविक उपस्थिति पहली बार हुई थी। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इस बैठक के दौरान भारतीय भेषज संहिता आयोग को पीडीजी के स्थायी रूप में शामिल किया गया है। जो भारतीय भेषज जो कि दवाओं के विपणन, निर्माण आदि पे देख रेख करता है, वो उसको शामिल किया गया किसमें? पीडीजी में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। ज्ञातव्य है कि पीडीजी के सदस्य में आईपीसी की अतिरिक्त यूरोपीय फार्माकोपिया, जापानी फार्माकोपिया, अमेरिकी फार्माकोपिया शामिल हैं, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO इस समूह में एक पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर के रूप में कार्य करता है। इससे आईपीसी को क्या फ़ायदा होने वाला है? तो इससे ये फ़ायदा होगा कि प्रगतिशील एक आईपीसी को एक प्रगतिशील भेषज संहिता फार्माकोपिया का संहिता आयोग के रूप में स्थापित करेगा, जो वैश्विक मानकों के अनुरूप दवाओं में गुणवत्ता मानकों को डिजाइन करता है। इन मानकों के अनुप्रयोग से घरेलू और वैश्विक बाजारों के लिए विश्व स्तरीय फार्मास्यूटिकल उत्पाद तैयार हो सकेंगे। समकक्का सरकक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 को संसद में प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की।
इस विधेयक का उद्देश्य केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन करना है। संशोधन क्यों करना है कि समक्का और सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना के उद्देश्य से ये किया गया संशोधन। यह विश्वविद्यालय तेलंगाना के मुलुगु जिले में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, ये क्या है समक्का और सरक्का केंद्रीय जनजाति विद्यालय क्या है, इनके बारे में जरा जान लेते हैं। समकक्का और सरक्का जठारा कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। इसे समकक्का सरलम्मा जठारा मेदाराम जठारा के नाम से भी जाना जाता है कि यह एशिया का सबसे बड़ा जनजाति मेला है, लार्जेस्ट ट्राइबल फेयर है। इस मेले का आयोजन तेलंगाना के दूसरे सबसे बड़े जनजाति समूह कोया जनजाति, इसमें ध्यान रखिए कोया जनजाति एक जीएस का फैक्ट रूप में आता। कोया जनजाति कहाँ संबंधित है, तेलंगाना से भी संबंधित है। यह एक द्विवर्षीय मेला है जो तेलंगाना के मुलुगु जिले में तड़वाई मंडल स्थित में मेदाराव गांव में आयोजित किया जाता है। यह मेला देवी समकक्का और सरलम्मा या सरक्का के सम्मान में आयोजित किया जाता है। ठीक है, यह मेला समकक्का एवं सरलम्मा के नेतृत्व में हुए जनजाति विद्रोह को याद दिलाता है। ज्ञातव्य है कि माँ बेटी की इस जोड़ी सरमक्का और सरलम्मा माँ और बेटी थी कि यह जोड़ी 12वीं शताब्दी में काकाती शासकों द्वारा सूखे की स्थिति में जनजाति लोगों पर टैक्स लगाए जाने के विरोध में किया था। सरमक्का सरकक्का जठारा तेलंगाना सरकार द्वारा राज्य उत्सव स्टेट फेस्टिवल घोषित किया गया है। लाइफ मिशन भारत के नेतृत्व वाला एक वैश्विक जन आंदोलन है। इसका उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा संरक्षण के लिए व्यक्तिगत सामूहिक कार्यवाही के लिए को प्रेरित करना है। लाइफ का तात्पर्य पर्यावरण के लिए जीवन शैली, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट से है। ठीक है, मिशन लाइफ का सर्वप्रथम पीएम मोदी के नेतृत्व में 1 नवंबर 2021 को ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में आयोजित UNFCCC यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के पक्षकारों COP26 में इसको प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, 20 अक्टूबर 2022 केंद्र में एकता नगर गुजरात स्टैचू ऑफ यूनिटी में मिशन लाइफ औपचारिक रूप से शुभारंभ की घोषणा की गई थी। वर्ष 2028 तक न्यूनतम 80% गांवों एवं स्थानीय निकायों अर्बन लोकल बॉडीज को पर्यावरण अनुकूल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कब तक? 2028 तक। भारत लाइफ को अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन में शामिल करने वाला पहला देश है। अब इसमें देखिए एक दो चीज़ ध्यान रखिएगा कोप जीएस के आधार पर। जीएस में क्या हो सकता है, कोप के बारे में थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, और UNFCCC इसका क्या स्ट्रक्चर है, क्या है, ये इसके बारे में देख ले। इसके बारे में मैंने वीडियो भी मैं एक लेके आने वाला जल्दी ही, जब एनवायरनमेंट का वीडियो मैं बनाऊंगा तो ये सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाएंगी, तो उसमें भी देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ कुछ। भारत, अब इसमें आते हैं, ये बैकग्राउंड हो गया कि क्या क्या हुआ था। अब करंट में क्या क्या इसमें हुआ है देख लेते हैं। भारत पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर भारत मंडपम नई दिल्ली में ट्रैवल फॉर लाइफ कार्यक्रम का वैश्विक रूप से लॉन्च किया। यह कार्यक्रम केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की भागीदारी से प्रारंभ किया गया है। कौन कौन इसमें है? केंद्रीय मंत्रालय, केंद्रीय पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ठीक है,
इसके अलावा UNWTO, यूनाइटेड नेशन विश्व पर्यटन संगठन और UNEP, ये तीनों मिलकर भागीदारी से प्रारंभ हुआ है। ट्रैवल फॉर लाइफ मिशन लाइफ के अंतर्गत पर्यटन क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय कार्यक्रम है। मिशन लाइफ एक बिगर प्रोग्राम है जिसमें ट्रैवल फॉर लाइफ एक क्षेत्रीय सेक्टरल प्रोग्राम है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य सतत पर्यटन के लिए राष्ट्रीय रणनीति नेशनल स्ट्रेटजी फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म के साथ कन्वर्जेंस अभिसरण में देश के अस्थायी पर्यटन को बढ़ावा देना है। ट्रैवल फॉर लाइफ अंतर्गत चिन्हित किए गए 8 केंद्रीय विषय हैं। ठीक है, ऊर्जा का बचत, इसमें यही ध्यान रखिएगा 8 केंद्रीय विषय हैं। ऊर्जा का बचत, जल का बचत, एकल प्रयोग सिंगल यूज प्लास्टिक को बहिष्कृत करना, रिड्यूस वेस्ट अपशिष्ट को कम करना, स्थानीय व्यवसायों और समुदायों का सशक्तिकरण, एम्पावर लोकल बिजनेस एंड कम्युनिटीज़, स्थानीय संस्कृति एवं धरोहर का सम्मान, रिस्पेक्ट लोकल कल्चर एंड हेरिटेज, स्थानीय खाद्य पदार्थों का सेवन, कंज्यूम लोकल फूड्स, प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण, कंजर्व नेशनल हेरिटेज। ये 8 टॉपिक इसमें हैं, 8 केंद्रीय विषय थीम्स। ट्रैवल फॉर लाइफ कार्यक्रम को 2 अलग अलग क्षेत्रों के लिए प्रारंभ किया गया है। स्वच्छता के लिए ट्रैवल फॉर लाइफ, ग्रामीण पर्यटन के लिए ट्रैवल फॉर लाइफ। स्वच्छता के लिए ट्रैवल फॉर लाइफ एक राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान है ये, ठीक है, जिसमें से 108 पर्यटक स्थलों को संचालित करने की योजना बनाई गई है। और इसी के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था, जिसमें सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कारों की घोषणा की गई। 35 ग्रामों को पुरस्कृत किया गया, 5 गांवों को स्वर्ण गोल्ड, 10 गांवों को रजत तथा 20 गांवों को ब्रॉन्ज मेडल दिया गया है। दावर जो है बांदीपोरा जम्मू कश्मीर का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया, पुरस्कृत किया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो कुरौना ग्राम को रजत श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड 8 नवंबर 2023 को राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड द्वारा नई दिल्ली में सहकारिता के माध्यम से जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड NCOL द्वारा आयोजित किए गए इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के मौके पर केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड के तहत 6 उत्पादों को जारी किया गया। 8 नवंबर 2023 से ही ऑर्गेनिक अंडर वन रूफ विचार कॉन्सेप्ट के साथ ऑर्गेनिक उत्पादों को एक रिटेल आउटलेट नेटवर्क की भी शुरुआत की गई है। NOCL के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सहकार से समृद्धि विजन के अनुरूप भारत को जैविक उत्पादों को विश्व अग्रणी बनाने हेतु राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड की स्थापना एक राष्ट्रीय स्तर की बहुराज्य सहकारी समिति के रूप में की गई थी। इसका लक्ष्य क्या है? जैविक खेती को करने वाले किसानों और उत्पाद संगठनों को बाजार तक सीधी पहुंच प्रदान करना, उपज पर मुनाफे में वृद्धि करना। राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक लिमिटेड NCOL का मुख्यालय आनंद गुजरात में है। अब आते हैं आगे। एकात्मता का मूर्ति आदि शंकराचार्य के नाम से को जाना जाता है। आदि शंकर, उनको 8वीं शताब्दी में वैदिक विद्वान थे। अद्वैत का इन्होंने समर्थन किया था, यानी कि व्यक्तिगत आत्मा और ईश्वर की आत्मा एक वननेस का इसमें कॉन्सेप्ट दिया था, सिद्धांत दिया था। ठीक है।
4 मठ हैं आदि शंकराचार्य के, श्रृंगेरी, पुरी, द्वारका, बद्रीनाथ। ठीक है, इसमें अब आते हैं जो करंट का टॉपिक है। शिवराज सिंह चौहान ने एकात्मकता की मूर्ति स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण किया। ओंकारेश्वर में आयोजित शंकरावतरणम नामक एक समारोह में किया गया ये मूर्ति का शिलान्यास। अद्वैत लोक संग्रहालय, आचार्य शंकर संग्रहालय का भी शिलान्यास किया गया। आचार्य शंकर की बहुधातु प्रतिमा, ठीक है, आचार्य शंकर संग्रहालय तो आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान से युक्त इस बहुसंरचनात्मक परिसर का नाम एकाधाम रखा गया। इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। एकात्मकता की मूर्ति आदि गुरु शंकराचार्य की एक विशाल प्रतिमा है। खंडवा जिले में इसको स्थापित किया है। मंधाता पर्वत पर स्थापित किया गया, 108 फीट ऊंची है, चलने की मुद्रा में है, वॉकिंग पोस्चर में है। ठीक है, यह प्रतिमा कांस्य मिश्र धातु से बनी हुई है। ठीक है, इसका स्केच, वैचारिक कॉन्सेप्चुअल स्केच वासुदेव कामत ने तैयार किया है और महाराष्ट्र के कुशल मूर्तिकार भगवान रामपुरे ने इसका निर्माण किया है। भारत में अन्य प्रमुख मूर्तियां जो स्थापित हुई हैं वो देख लीजिए। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में है। तिरुवल्लुवर प्रतिमा तमिलनाडु, गोमटेश्वर प्रतिमा कर्नाटक, हनुमान मूर्ति नई दिल्ली, भगवान मरुगन प्रतिमा तमिलनाडु, मुरुदेश्वर की भगवान शिव के प्रतिमा कर्नाटक में। इसमें ध्यान रखिएगा एक ये कि जीएस के अनुसार, जीएस फैक्ट से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। क्या बन सकता है? जितने दर्शन के संप्रदाय हैं और संस्थापक, उनके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे द्वैताद्वैत किसका है, अद्वैत किसका है। ठीक है, ये सारे जो आते हैं 4-5 हैं आपके। इसका मैं फ़ोटो आपको स्क्रीनशॉट अपने नोट्स का भेज दूंगा, कल टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। इससे क्वेश्चन एक बनने की पूरी संभावना, यहाँ से क्वेश्चन एक बनाया जा सकता है। तो इसको ध्यान रखिएगा जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक। ये हो सकता है एग्ज़ाम में ना पूछे, एग्ज़ाम में ज़्यादा चांसेस है कि जीएस पॉइंट ऑफ व्यू वाला टॉपिक पूछे आपसे कि एक द्वैत दर्शन, अद्वैत दर्शन, ये इसके द्वैताद्वैत दर्शन, ये किसका कॉन्सेप्ट है, किसने प्रतिपादन किया हुआ है। तो मिलान करने को दे सकते हैं, इस टाइप का कुछ दे सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, अक्टूबर 2023 में मैरीगोल्ड अमेरिका में BR अम्बेडकर की 19 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी नाम दिया गया, भारत के बाहर BR अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ठीक है, यह प्रतिमा हैदराबाद स्थित डॉक्टर अम्बेडकर की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा की रेप्लिका यानी प्रतिकृति है। इस प्रतिमा के शिल्पकार हैं जो हैं राम वी सुतार। ज्ञातव्य है कि श्री सुतार ने गुजरात स्थित विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा जो 182 फीट मीटर ऊंची है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, उसका भी डिजाइन किया था। अप्रैल 2023 में तेलंगाना तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने भारत में स्थित BR अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया था। हैदराबाद में स्थित इस कांस्य प्रतिमा की ऊंचाई 125 फीट है, जिसकी ये रेप्लिका बनी हुई है। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं इस वीडियो में। अगले वीडियो मिलेंगे इसके पार्ट 3 के साथ, और इसको ध्यान रखिएगा ज़रूर, इसके साथ आप लोग बुक को ज़रूर पढ़ते रहिएगा। बुक पढ़ेंगे आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, एग्ज़ाम के लिए आपका तैयार होता चलेगा। या तो वीडियो देख के बुक पढ़ लीजिएगा, फिर एक बार वीडियो देख लीजिएगा, तो फिर आपको कुछ भी फिर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग GS नाउ, टेक केयर, और जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिएगा वीडियो को,
जिससे कि थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग GS नाउ, टेक केयर।